पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं राम नारायण यादव जी के पास। संविधान के जानकार हैं राम नारायण यादव जी। हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त हैं। पंजाब विधानसभा में एडवाइजर रहे हैं। राम नारायण यादव जी के पास आज हमारा सुबह सुबह पहुंचने का विशेष लक्ष्य क्या है? आम जनता दो तीन जो सवाल हैं उनके जवाब बहुत सरल तरीकों से जानना चाहती है। एक सवाल सबसे बड़ा अहम है कि दल बदल कानून के तहत क्या किरण चौधरी के खिलाफ कार्रवाई संभावित है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा का सेशन 13 मार्च को हुआ था। 12 सितंबर को उसकी अवधि 6 महीने की खत्म हो रही है। सरकार अगर 6 महीने के अंदर इस सेशन को नहीं बुलाती तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है, क्या रास्ते हैं और क्या कार्रवाई बन सकती है। तीसरा बड़ा सवाल राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर है कि उसमें आगे प्रोसीडिंग क्या होगी। इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए यादव जी से बात करेंगे। राम नारायण यादव जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव जी, जिस प्रकार से कहा जाए दल बदल कानून, किरण चौधरी क्योंकि पहले कांग्रेस में थी, ये फिर बीजेपी में शामिल हो गई, अब तो उन्होंने कांग्रेस के विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर साहब ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके बाद की अगर गतिविधियां देखी जाएं तो क्या दल बदल कानून के पेच के अंदर किरण चौधरी पर तलवार लटक सकती है? देखिए धरनी जी, हमारे 10th शेड्यूल के में बहुत शॉर्ट कमिंग्स है, बड़ी कमियां हैं और ये हमारे सारे ऑल इंडिया स्पीकर्स ने डिसाइड भी किया है कि इसमें कमियां हैं, दूर की जाए। इसमें जो आपकी पैदा होती है कि सुप्रीम कोर्ट की ये अथॉरिटी है कि जिस दिन एक्ट हुआ है, जिस दिन सदस्यता, जिस दिन उन्होंने दल बदल किया है, उस दिन से ये लागू हो जाता है। तो ये तो लागू उसी दिन हो चुका था जिस दिन उन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी। अब दूसरा क्वेश्चन स्पीकर साहब के सामने ये पैदा हो गया है कि जैसे पिटीशन उनके सामने पड़ी हुई है और उसको एंटरटेन मेरिट पर करेंगे, तो अब उनके सामने दो चीज पैदा हो जाती है कि इसमें लॉ तो डिफरेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम क्लियर है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। अब लॉ में डिफरेंस क्या है कि हरियाणा विधानसभा के ही दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि एक कृष्ण पवार जी का 2005 का जनवरी का स्पीकर साहब का डिसीजन है उस केस में कि जहां ऑनरेबल मेंबर्स के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहे थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्पीकर साहब ने ये कहते हुए कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उसको इन्फ्रेस्ट्रस करके उस पिटीशन को डिसमिस कर दी। अब इसके उल्टे ही हरियाणा विधानसभा में दूसरे डिसीजन हैं जहां स्पीकर साहब ने 2019 में नैना चौटाला जी के खिलाफ, अनूप धानक जी के 4 थे, इनके खिलाफ इस्तीफा देने के बावजूद भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो लॉ तो दो स्पीकर साहब के सामने आज इस केस में खड़े हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि जिस दिन ये दल बदल हो गया है उस दिन से लागू हो गया है, उसके अंदर ये आती है। यानी किरण चौधरी पर दल बदल कानून की तलवार पूर्णतया लटकी हुई है, भले ही उन्होंने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया हो। जी, हमारी जो 10th शेड्यूल का जो पैराग्राफ 2(1) है वो साफ कहता है कि उसमें तो इन्होंने तो ये क्लियर गए हैं और इसमें रिलायबल एंड पॉजिटिव एविडेंसेस भी हैं। अब इस्तीफा अलग बात है। अब इस्तीफा देने से जैसे मैंने आपके कही तो लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर लॉ नहीं है। लॉ तो स्पीकर साहब के पास है कि वो दिस वे और दैट वे ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पर डिसाइड होगा और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालीफाई को कंसीडर करेगा। यानी किरण चौधरी के द्वारा जो राजनीतिक रूप से कहा जाए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पलायन किया गया, आवागमन किया गया, वो उनके लिए नुकसानदायक रह सकता है। जी, वो नुकसानदायक रह सकता है। वो डिस्क्वालिफिकेशन में वो क्लियर आने की उम्मीद है। यादव साहब, सेकंड इशू जो बड़ा है, बर्निंग इशू है कि 12 सितंबर से पहले हरियाणा का सेशन अगर सरकार नहीं बुलाती तो सरकार के सामने क्या विकल्प है और क्या ये सेशन बुलाना अनिवार्य है? देखिए, हमारे वही कॉन्स्टिट्यूशन की जो इसके में आर्टिकल 174 क्लियर कहता है कि हमारी एक धारणा है कि आप सेशन खत्म हो गए 6 महीने के बाद आएगा, ऐसा नहीं है। हमारा आर्टिकल ये कहता है कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही आना पड़ेगा। जैसे 13 तारीख को सेशन था तो 12 से पहले सेशन आना होगा, नहीं आना होगा तो वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती मानी जाएगी और फिर आर्टिकल 356 अट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से जैसे ये क्वेश्चन कई बार पैदा होते रहते हैं कई जगह आप लोगों के चैनल्स पर कि आप इस केस में दो ही रास्ते हैं, या तो ये सेशन बुला के, क्योंकि
पहले सेशन की 6 महीने की अवधि 12 तारीख को ही हो रही, उससे पहले सेशन बुला लें, चाहे एक दिन का ही बुलाएं, चाहे 24 घंटे पर ही बुला लें। इसको बुलाने के लिए कोई 15 दिन का मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कहीं भी, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में। उसको बुला लें सेशन को, या सेशन नहीं बुलाते तो इनको डिसॉल्व करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करके केयर टेकर गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी, और तब ये चल सकते हैं। और इसके इनके पास ऐसा भी टाइम नहीं है कि 12 तारीख जो है लास्ट डेट है, नहीं तो ये एक चीज प्रोविजन और है हमारे संविधान में जो 1952 और 56 में हुई है, लेम डक सेशन। लेम डक सेशन का मतलब है कि ऐसे केसेस में जो पहली विधानसभा चलती आ रही है और नई बन गई है लेकिन उसने ओथ नहीं ली है, तो पहली विधानसभा सेशन बुला सकती है। ऐसे केस हमारे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन इनके पास वो भी टाइम नहीं है क्योंकि 12 सितंबर लास्ट डेट है। उससे पहले या तो सेशन बुलाना पड़ेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिसॉल्व करा के केयर टेकर गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। दो स्थितियां आपने बताई, या तो 12 सितंबर से पहले हरियाणा में सेशन बुलाया जाए मानसून का, या इससे पहले सरकार को भंग कर जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य चलाया जाए। अगर ये दोनों परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती तो संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? वो तो फिर सीधा आर्टिकल 356 अट्रैक्ट हो जाएगा। राज्यपाल महोदय पावर को गेन कर ले लेंगे सारी पावर्स, और वो जी हाँ, वो ये सीधी पैदा हो जाएगी। देखिए जहां तक मेरी नॉलेज है पूरी, तो यही दो रास्ते हैं कि सेशन बुला ले या उसको डिसॉल्व करके केयर टेकर, नहीं तो राष्ट्रपति शासन। अब तीसरा मुद्दा जो आज की डेट में बर्निंग है वो ये है, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव है। राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया आने वाले दिनों में क्या रहेगी? देखिए उसके लिए कल 21 नॉमिनेशन के लास्ट डेट है, 21 आज लास्ट डेट है। तो आज जो भी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी कितने कैंडिडेट हैं। कल स्क्रूटनी है, कल पता लग जाएगा कि एक या दो हैं, क्योंकि अगर आज एक भी 3 बजे तक रहे तो भी उनकी स्क्रूटनी होगी कि वो देखना पड़ेगा कि वो वैलिड है या नहीं है। तो कल 3 बजे तक, कल जैसे ही स्क्रूटनी होगी, स्टूट का 11 बजे का टाइम है, तो उसके बाद में वो डिक्लेयर कर देंगे कि ये वैलिड है और नोटिस बोर्ड पर उनका नाम लिख दिया जाएगा जितने मेंबर होंगे। उसके बाद में विड्रॉल का टाइम आपके हमारी इस शेड्यूल में ज्यादा दे दिया गया, 27 है। 27 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। रीजन बिंग की अगर 2 मेंबर हैं तो हो सकता है एक विड्रॉ कर ले, अगर एक है तो हो सकता है वो भी विड्रॉ कर ले। ये इस विड्रॉल की कानून की एक स्कीम है। तो तब तक 27 तक ये वेट करेंगे। 27 को 3 बजे अगर कोई विड्रॉ नहीं करते तो उस टाइम वो डिक्लेयर कर देंगे एक आदमी को इलेक्टेड। अगर 2 आदमी होते हैं तो फिर वो जाएगा इलेक्शन 3 सितंबर को। 3 सितंबर तक ये पोलिंग हो जाएगी, 3 बजे तक उनका टाइम है। 5 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो तब डिक्लेयर करेंगे। एक सवाल और लेना चाहूंगा, अभी ध्यान में आ रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो अल्पमत में है, और सत्ता पक्ष जो है विधानसभा सेशन बुलाने में कोई ना कोई गुरेज कर रहा है। ये परिस्थितियां कैसे लगती हैं आपको सारी? देखिए ये मैंने कही नहीं कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स चलते रहते हैं और बड़ी हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम बड़ी यूनिक है। मैंने अभी पहले एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने एक चैनल पर कही थी कि 1991 का एक केस है कि जब उसी विधानसभा ने 2 महीने पहले विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया था और 3 महीने बाद उसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये बात है। और दूसरी बात अब यहाँ पर जो चल रही है कि लार्जेस्ट पार्टी तो आज हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी यहाँ पर, और उसके साथ दूसरे भी हैं। लेकिन अगर लिटरली देखा जाए तो ये कह सकती है अपोजिशन की माइनॉरिटी में है, लेकिन ये तो हाउस ही डिसाइड करेगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, क्योंकि राज्यपाल महोदय तो अभी कंपेल नहीं कर सकते ना जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये तो सेशन ही डिसाइड कर सकता है, या फिर राज्यपाल महोदय सेटिस्फाई होंगे तो वो उनकी रिकमेंडेशन को कर लेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट डिसोल्यूशन रिकमेंड करती है तो वो गलत होगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट डिसोल्यूशन नहीं रिकमेंड कर सकती। तो ये चीज भी एक सामने आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी स्कीम में। तो ये सारी चीज देखते हुए गवर्नमेंट को डिसीजन देना को, हालांकि ऐसे केसेस हैं क्योंकि मेजोरिटी में गवर्नमेंट ने मेजोरिटी प्रूव की है ना 13 से अगस्त को, तो अभी तक जब तक हाउस नहीं करेगा तो मेजोरिटी भी मानी जाएगी गवर्नमेंट। तो देखिए ये है रामनारायण यादव। दल बदल कानून की तलवार पूर्णतया किरण चौधरी पर लटकी हुई है। भले ही उन्होंने एक दिन पहले ही
कांग्रेस के विधायक के रूप में इस्तीफा दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार किया है, लेकिन पार्टी बदलने का खेल उनका कुछ महीने पहले हो गया था। उस जो दल बदल कानून की तलवार है, उससे बचना किरण चौधरी का नियमानुसार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संभव लगता नहीं है, ऐसा रामनारायण यादव अपने पूर्णतः अनुभव के साथ कह रहे हैं। दूसरी बात कि हरियाणा के अंदर जो है 12 सितंबर से पहले सेशन बुलाया जाना अनिवार्य है। अगर सेशन नहीं बुलाया जाता तो सरकार के पास ऑप्शन ये है कि अपनी कैबिनेट को भंग कर कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करें। तीसरी ऑप्शन वरना राज्यपाल महोदय के हाथ में चली जाती है कि राज्यपाल महोदय हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते हैं। ये सब संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। जनता सरलता से इनके जवाब जानना चाहती है और रामनारायण यादव जी बेखूबी बहुत सहजता और सरलता से हर बात का जवाब आम जनता के जहन में जो चल रही होती है वो हमारे दर्शकों तक देने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।